हेलो दोस्तों, द ब्राइट कैरियर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर पटेल। जो आज मैं आप लोगों के बीच भारतीय संविधान की अनुसूचियां टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक है। चलिए जानते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियों को जानने से पहले हम लोग थोड़ी बहुत एक संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि अनुसूची संविधान से ही संबंधित है। और सबसे पहले हम लोग संविधान के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। कितने थे? 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा कर लिया, यानी कि पूरी तरह से संविधान तैयार हो चुका वो 26 नवंबर 1949 में। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हो जाता है, ठीक है। और 26 जनवरी को ही हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं, ठीक है। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के प्रतिवर्ष मनाते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग में विभाजित है, ठीक है। यानी कि वर्तमान समय में कुल अनुच्छेदों की संख्या 470, 12 अनुसूचियां और भाग 25 हैं, ठीक है। संविधान निर्माण के समय मूल संविधान में, यानी कि संविधान निर्माण के समय कुल 395 अनुच्छेद थे और भाग 22 था और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। निर्माण के समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, लेकिन वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भागों में विभाजित है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब चलते हैं कि हमारे संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान बना कैसे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमारे देश में क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन जो है 1942 ईस्वी में आता है। उस समय ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में आता है, जो कि ब्रिटेन के पीएम उस समय थे कंजर्वेटिव पार्टी से थे, ठीक है, ब्रिटेन के पीएम। लेकिन भारतीय लोगों द्वारा क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया है। क्रिप्स मिशन का कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के होते ही हम लोग संविधान सभा का निर्माण कर देंगे, लेकिन भारतीय लोगों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया। और एम.के. गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा, ठीक है। एम.के. गांधी ने, महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा और जवाहरलाल नेहरू ने इसे टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा, यानी कि क्रैश पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। बैंक क्रश पोस्ट डेटेड चेक। फिर क्या हुआ, ये बहुत चिंतित हो गए, परेशान हो गए ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल। फिर क्या हुआ, बाद में इनकी सरकार मतलब गिर गई और ब्रिटेन में फिर से चुनाव हुआ। 1945 में ब्रिटेन में फिर से चुनाव होता है और क्लीमेंट एटली जो है वहाँ लेबर पार्टी के, जो कि बनते हैं क्या, बनते हैं, आपको पीएम बनते हैं क्लीमेंट एटली 1945 ईस्वी में, ठीक है। और 14 मार्च 1946 में हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, हाउस, वहाँ पे ब्रिटेन में दो सदन हैं, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, दो वहाँ पे हाउस हैं, ठीक है। ये हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित कर कैबिनेट मिशन प्लान गठित होता है। 14 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान जो है क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित है,
ठीक है, उनके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव पारित होता है हाउस ऑफ कॉमन्स में 14 मार्च 1946 में। ठीक है, और भारत में ये कब आता है? कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को पहुंचता है और इसके मेंबर 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर और ये जो स्टोफर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये 3 मेंबर थे। ऐसे पास पास करके आप लोग याद रखेंगे, PAS, ये ट्रिक है। P से पैथिक लॉरेंस, A से एवी अलेक्जेंडर और S से क्रिपोर्ट। पैथिक लॉरेंस जो थे हमारे देश में ब्रिटिश भारत के सचिव थे, भारत के सचिव थे पैथिक लॉरेंस, और इन्हें कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनाया गया। और एवी अलेक्जेंडर जो थे, ये जो स्टोफर्ड क्लिंस व्यापार मंत्री थे, और एवी अलेक्जेंडर जो कि विदेश मंत्री थे। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य क्या होता है। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना। ये ध्यान रखिएगा, ये कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टोफर्ड क्रिप्स। और जो कि ये जो पैथिक लॉरेंस थे अध्यक्ष बनाए गए और ये दोनों साथ में मेंबर रहे। ठीक है, उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य था, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य जो था क्या था? संविधान सभा का गठन करना और अंतरिम सरकार का गठन करना। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन था किसका? क्रिप्स मिशन का, सॉरी, कैबिनेट मिशन का। और चलिए सबसे पहले जानते हैं संविधान सभा की मांग किसने की। तो संविधान की मांग सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज पत्रिका के माध्यम से की। ठीक है, स्वराज पत्रिका इनकी मैगजीन है। स्वराज, इसे स्वराज बिल या विधेयक कहा गया, स्वराज बिल या स्वराज विधेयक कहा गया। स्वराज मतलब पहली मांग को। ठीक है, ये क्या ऐसी थी? अनऑफिशियल डिमांड थी, यानी कि अनऑफिशियल मांग थी। ठीक है, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के माध्यम से संविधान सभा की मांग की, और 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान सभा की मांग की। ठीक है, 1924 ईस्वी में। सन 1934 में MN रॉय द्वारा पहली औपचारिक मांग की गई, सन 1934 में। ठीक है, ये ऑफिशियली डिमांड था, मांग की गई। यानी कि पहले कौन मांग किया? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में स्वराज पत्रिका के माध्यम से, और इसे स्वराज बिल या विधेयक के नाम दिया गया। और ये क्या था? अनौपचारिक मांग था, अनऑफिशियल डिमांड था। ठीक है, 1922 ईस्वी में MK गांधी द्वारा यंग इंडिया के माध्यम, यंग इंडिया इनकी पत्रिका थी। 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा मतलब संविधान सभा का मांग किया गया, और 1934 में फाइनली 1934 ईस्वी में MN राय द्वारा ऑफिशियली, ठीक है, पहली औपचारिक मांग थी, यानी कि फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड था कैबिनेट संविधान की मांग। ठीक है, संविधान सभा की मांग का पहला औपचारिक मांग था। और फिर उसके बाद क्या हुआ? संविधान कैबिनेट मिशन प्लान गठित हो जाता है, उसके सचिव बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? संविधान सभा का निर्माण होता है, और संविधान सभा में फिर क्या होता है? संविधान सभा चुनाव होता है। संविधान सभा चुनाव में कुल 389 सदस्य होते हैं, जिसमें से ब्रिटिश भारत के 292 सदस्य होते हैं, और 4 सदस्य जो होते हैं कमिश्नरी। ठीक है, 4 सदस्य कमिश्नरी से थे, यानी कि 4 कमिश्नरियाँ थीं। उसमें ए में अजमेर को कहा जाता है, B बलूचिस्तान, C कुर्ग और D यानी कि दिल्ली। ABCD 4 प्रांतों में हमारा कमिश्नरी मतलब विभाजित था। ठीक है, और चुनाव का आधार था मतलब हर एक क्षेत्र पे 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य का चुना जाना, 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य का चुना जाना। ठीक है, और 93 सदस्य, इसी में 93 सदस्य जो थे, 93 राजा रजवाड़े थे। ठीक है, इसी में 93 सदस्य जो थे राजा रजवाड़े थे। ठीक है, जो शासन करते थे एक मतलब क्षेत्र विशेष में। ठीक है, तो यानी कि ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य, 4 सदस्य कमिश्नरियों से, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली से। ठीक है, और 93 सदस्य थे जो राजा रजवाड़े से थे। ठीक है, इस तरह से हमारा संविधान सभा का निर्माण हुआ। चलिए अब जानते हैं
अनुसूचियों के बारे में, अनुसूची क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अनुसूची का अर्थ क्या होता है। तो अनुसूची का अर्थ होता है संविधान में निहित अनुच्छेदों की व्याख्या, ठीक है। यानी कि अनुसूची क्या करता है, अनुच्छेद की व्याख्या करता है, ठीक है। तो सब फिलहाल में सब भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची कहता है भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। पहली अनुसूची में यानी कि राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। यानी कि फिलहाल में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ कि पहले कितने थे, फिलहाल में अभी 2019 से पहले हमारे राज्यों की संख्या 29 थी और केंद्र शासित प्रदेश 7 हुआ करते थे। लेकिन फिलहाल ही में सिक्किम जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर को मतलब राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और उसमें से तोड़कर लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो यूटी बनते हैं। यानी कि यूनियन टेरेटरी, दो केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण होता है। जम्मू कश्मीर को राज्य से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाकर उसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। एक पहला लद्दाख, जो कि लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि लेह और कारगिल। और यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में है 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो पहली अनुसूची कहता है क्या, यानी कि राज्य और उसके संघ क्षेत्र के बारे में पहली अनुसूची में उल्लेख है, ठीक है। और 69वें संविधान संशोधन, ठीक है, 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। एनसीआर बोलते हैं जिसे, ठीक है। दिल्ली को 69वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। द्वितीय और फिलहाल ही में 2 जून 2014 को तेलंगाना को एक नया राज्य का दर्जा दिया गया। तो अनुसूची एक तहत किया गया, ठीक है। द्वितीय अनुसूची क्या कहता है कि भारत के उच्च पदों पर विभिन्न पदाधिकारियों कार्यरत, यानी कि भारत में उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों के वेतन, ठीक है, वेतन एवं भत्ते से संबंधित है द्वितीय अनुसूची, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि उच्च अधिकारी, द्वितीय अनुसूची का संबंध जो है उच्च पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख जो है द्वितीय अनुसूची में है। तो सीधी सीधी ये बात जाने कि भारतीय उच्चाधिकारियों के वेतन और भत्ते से वेतन, भत्ते, पेंशन आदि से संबंधित कौन सा अनुसूची में आता है, 2 अनुसूची में। 2 अनुसूची में क्या आता है, वेतन से संबंधित। तो इतना बस याद रखिए, उच्चाधिकारियों के वेतन से संबंधित है द्वितीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची कहता है, तृतीय अनुसूची में व्यवस्थापिका के सदस्य मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, और न्यायाधीशों आदि के शपथ के लिए की जाने वाली प्रतिज्ञान के प्रारूप, यानी कि शपथ से संबंधित है, उच्चाधिकारियों के शपथ से संबंधित है तृतीय अनुसूची। यानी कि द्वितीय अनुसूची वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित, तृतीय अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है तृतीय अनुसूची। चलिए जानते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है, ठीक है। और राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है और उसमें मिनिमम एज जो है, न्यूनतम उम्र की जो है 30 वर्ष चाहिए, ठीक है। कुल राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सीटें होती हैं, लेकिन फिलहाल में कार्यरत, यानी कि अभी फिलहाल में 245 सीटों पे चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से।
और जो है 12 जो है सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा क्षेत्र में। उसमें विज्ञान के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चौथी अनुसूची क्या है, यानी कि देखिए पहली अनुसूची में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते और पेंशन से, यानी कि उच्चाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित। तृतीय अनुसूची में उच्चाधिकारियों के शपथ के बारे में उल्लेख है तृतीय अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्य और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा क्या है, हमारे देश का राज्यसभा जो है हमारे देश का उच्च सदन है। ठीक है, उच्च सदन है, अपर हाउस बोलते हैं इंग्लिश में इसे। आर्टिकल जो है, आर्टिकल S80, ठीक है, 80, ठीक है, 80 में, आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। ठीक है, संसद जो है संसद का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। और संसद जो है अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन होता है। राज्यसभा का गठन जो है 80 के तहत, आर्टिकल 80 के तहत, और 81 के तहत होता है। लोकसभा का निर्माण होता है, गठन होता है। ठीक है, अब चलते हैं पांचवी अनुसूची के बारे में जानते हैं। पांचवी अनुसूची कहता है, क्या कहता है, अनुसूचित, ये पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया जाता है पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में क्या होता है, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया जाता है पांचवी अनुसूची में। ठीक है, छठवीं अनुसूची में क्या है, इसमें छठवीं अनुसूची में जो है, छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, राज्यों के बारे में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, ठीक है, प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है छठी अनुसूची में। ठीक है, अब चलते हैं सातवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में क्या होता है, तो सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। इसके अंतर्गत जो होता है 3 सूचियां सम्मिलित हैं, शामिल हैं, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती, यानी कि शक्तियों का बंटवारा, यानी कि संघ, राज्य सरकार और संघ सरकार में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। इसमें 3 सूचियां शामिल हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए जानते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं संघ सूची क्या होता है। संघ सूची में के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में क्या कौन कानून बनाता है, केंद्र सरकार कानून बनाता है। ठीक है, और संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे। कितने थे, 97। वर्तमान समय में 98 सब विषय हैं। ठीक है, ठीक है, ये इसमें संघ सूची में कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है। और इसमें जो संघ सूची में रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध, संधि, ठीक है, देशीयकरण, 2 देशों के बीच क्या बोलते हैं, युद्ध और संधि, एग्रीमेंट, ट्रीटी कह सकते हैं, विदेशियों का आना जाना, ठीक है, इसी में शामिल है। और रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाक तार, टेलीफोन, बेतार, ठीक है, मुद्रा निर्माण, बैंकिंग, बीमा, खाने, खनिज आदि विषय आते हैं। ये सब चीज़ें जो है बैंकिंग, बीमा, आपका ये सब पे कंट्रोल किसका रहता है, तो इस पे सब कानून जो है हमारा केंद्र सरकार ही बनाता है। ठीक है, अब चलते हैं राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची क्या करता है, राज्य सूची में क्या होता है, इसमें इस दिए गए विषय में इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और संघ सूची में संघ सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। ठीक है, लॉ बनाती है और उसके अनुसार अपना काम करती है। राज्य सूची में क्या होता है, राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है,
अगर कोई राज्य का मुद्दा है जो कि राष्ट्र हित से संबंधित है तो उस पे भी केंद्र सरकार, उस पे से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे, 66 विषय थे राज्य सूची में, लेकिन वर्तमान समय में 62 विषय सम्मिलित हैं राज्य सूची में। इसमें से कुछ प्रमुख जो है विषय हैं, जैसे कि पुलिस हो गया, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन में जैसे कि पंचायती राज, ठीक है, और जिला परिषद वगैरह, ग्राम सभा, और सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़कें, ये सभी के सभी राज्य सूची का विषय है, ठीक है। अब चलते हैं समवर्ती सूची के बारे में जानते हैं। समवर्ती सूची में क्या होता है? इसके अंदर दिए गए केंद्र पर, इसके दिए अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है, ठीक है। यानी कि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर, माने इक्वल होने पे, लॉ जो है इक्वल होने पे केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून को मान्य दिया जाता है, मान्य होता है। यानी कि अगर यानी कि दोनों कानून समान होता है तो केंद्र सरकार द्वारा समान विषय, मतलब केंद्र के कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। अगर कोई राज्य सरकार कानून बनाता है, ठीक है, और केंद्र सरकार भी बनाता है और दोनों समान होता है, केंद्र सरकार के कानून बनाते ही राज्य सरकार का कानून स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और इसमें समवर्ती सूची में जो कि क्या क्या शामिल होता है? फौजदारी, विधि प्रक्रिया और निवारक, निरोध, विवाह, विच्छेद, दत्तक, ठीक है, उत्तराधिकार से संबंधित, धन संपत्ति के मामले में उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, पुनर्वास, पुरातत्व, शिक्षा और वन वगैरह वगैरह, ये सभी चीज़ें आती हैं तुम्हारा आपके समवर्ती सूची में। शिक्षा के विषय को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। यानी कि शिक्षा जो है पहले कहाँ था? पहले जो है शिक्षा का विषय जो था राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब कहाँ है? अब इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में, यानी कि 1967 में सिंधी को, 1992 में कोंकणी को, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। अब क्या होता है? 2004 में मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो, यानी कि 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 1992 में कोंकणी और मणिपुर को, नेपाली को, ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल हो। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची में क्या होता है? 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में ये जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि संविधान के निर्माण के समय 8वीं अनुसूची थी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके और भी अनुसूचियाँ बढ़ाई गई। जैसे कि 9वीं अनुसूची, ये जो कि प्रथम संविधान संशोधन था 1991 में, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। इसके द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण, ठीक है, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है? संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख जो है 1951, मतलब 9वीं अनुसूची में
उल्लेख है। ठीक है, नवीं अनुसूची में क्या उल्लेख है? राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, और इसे 1951 के कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत प्रथम अनुसूची था, ये प्रथम संविधान संशोधन था, उसी में शामिल किया गया नवीं अनुसूची को। ठीक है, तो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख जो है नवीं अनुसूची में उल्लेखित है। 10वीं अनुसूची क्या कहता है? 10वीं अनुसूची में कहता है कि ये जो है दल बदल से संबंधित, यानी कि अगर कोई आज पार्टी है तो आज कोई बीजेपी में है तो कल कोई कांग्रेस में चला जाता है, इसी को दल बदल कानून से संबंधित इसमें प्रावधान बनाए गए हैं 10वीं अनुसूची में। ठीक है, और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया 10वीं अनुसूची में। तो याद रखिएगा, ध्यान आप लोग, 10वीं अनुसूची का संबंध जो है दल बदल कानून, दल बदल से संबंधित है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 11वीं अनुसूची में। तो 11वीं अनुसूची कहता है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, और इसमें क्या उल्लेख है? पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए, यानी कि पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है। इसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और ऐसे भी आप या ऐसे इसको अलग अलग आप करेंगे तो जैसे कि आप लोग ऐसे किस क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, तो 2+9 कितना होता है? 11। 11वीं अनुसूची और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यानी कि मर्ज करेंगे तो 29 विषय। ठीक है, 11वीं अनुसूची, यह ट्रिक है, आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं 12वीं अनुसूची के बारे में। 12वीं अनुसूची जो है ये क्या है? 12वीं अनुसूची जो है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं 12वीं अनुसूची में। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत ही जोड़ी गई 12वीं अनुसूची को। ठीक है, 12वीं अनुसूची को भी 1993 में ही 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और इसमें 18 विषय, यानी कि नगरपालिका से संबंधित कहें तो नगरपालिका से संबंधित है 12वीं अनुसूची। ठीक है, ये कब जोड़ा गया? 74वें संविधान 74th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1993 के तहत इसमें जोड़ा गया। ठीक है, संविधान में। चलिए जानते हैं अब अनुसूचियों से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ देखते हैं, ताकि आप लोगों को सारी अनुसूचियां मतलब माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, मतलब इसमें पहला क्वेश्चन है अनुसूची से संबंधित, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो हम आपको बताए हैं। पहले आंसर है ऑप्शन ए 8 अनुसूची, 10 अनुसूची, 12 अनुसूची और 14 अनुसूची। तो हमारे संविधान में फिलहाल में 12 अनुसूचियां हैं। निर्माण के समय कितनी थी? 8 थी, लेकिन अब कितना है? 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। ठीक है, और इसमें अनुसूचियां कितनी थी? तो संविधान प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। ठीक है, लेकिन फिलहाल में कितना है? 12 है। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? तो क्वेश्चन है ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, तो अब आंसर होगा ए 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान संशोधन द्वारा किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को
9वीं अनुसूची जोड़ी गई किस संविधान संशोधन द्वारा? तो संविधान संशोधन कौन सा था? पहला पहला जो है संविधान संशोधन जो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जो था ये किसमें शामिल, कौन सा अनुसूची शामिल किया गया? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, सी ऑप्शन सी जो है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो 52वां संविधान संशोधन जो है किस कौन सा अनुसूची इसमें जोड़ा गया? तो आंसर होगा बी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया हमारे संविधान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो संविधान जो पारित हुआ उस समय कुल अनुसूचियां जो थी, ऑप्शन ए 6 थी, 8 अनुसूची, 10 अनुसूची और 12 अनुसूची। तो आंसर है 8 अनुसूची। ठीक है। यानी कि संविधान सभा जब निर्माण हुआ था तो उस समय 8 ही अनुसूचियाँ थीं, बाद में 4 अनुसूचियों का मतलब संशोधन करके जोड़ा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन द्वारा? तो ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, 10वीं ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो आंसर है 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। ठीक है। और जो कि किससे संबंधित है? तो ये जो है पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है। तो दूसरी अनुसूची जो है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ठीक है। ऑप्शन बी भाषाओं से, ऑप्शन सी शपथ ग्रहण से, ऑप्शन डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो संविधान की द्वितीय अनुसूची जो है वेतन से संबंधित है, पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। कौन? दूसरी अनुसूची। और तीसरी अनुसूची जो है शपथ ग्रहण से, पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, द्वितीय अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची में, यानी कि राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस संविधान की अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची, ऑप्शन डी चतुर्थ अनुसूची। तो आप लोगों को हम लोग बताए हैं कि भारतीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख जो है प्रथम अनुसूची में किया गया है, और जो कि आर्टिकल 1 कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है क्या? भारत जो है राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 कहता है। 10वां क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो 74वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित, मतलब जो कब जोड़ा गया? तो 74वें 12वीं अनुसूची से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन जो है 12वां अनुसूची से संबंधित है, 12वीं अनुसूची से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के उच्चतर अधिकारियों के वेतन के संबंध में
प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची। तो भारत के उच्चतर अधिकारियों के वेतन, पेंशन और भत्ते से संबंधित जो अनुसूची है वो है द्वितीय अनुसूची। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी शपथ एवं प्रतिज्ञान से, ऑप्शन सी भाषा से, ऑप्शन डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित। तो 12वां आंसर जो होगा आपका तीसरी अनुसूची जो है शपथ से संबंधित है। ठीक है, किससे? शपथ से, उच्चाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान से। यानी कि दूसरी अनुसूची वेतन, भत्ते, पेंशन से और तीसरी अनुसूची वेतन, शपथ से। ठीक है, तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ और प्रतिज्ञान से है। ठीक है, चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में उल्लेख है? तो आंसर है आपका चौथी अनुसूची। ठीक है, यानी कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण जो है किस अनुसूची में किया गया है? तो दल बदल जो है कब है? तो 10वीं अनुसूची में ये उल्लेख किया गया है। दल बदल कानून कब है? 10वीं अनुसूची में उल्लेख है। 10वीं अनुसूची जो है 1985 में 52वें कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत जोड़ा गया दल बदल। ठीक है, तो ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है दल बदल कानून। ठीक है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो न्यायालय में चुनौती जो है 9वीं अनुसूची को नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, न्यायालय में 9वीं अनुसूची को चुनौती नहीं दी जा सकती है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 16, पहला है ऑप्शन है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ए, बी संघ राज्य समवर्ती सूची के साथ, ऑप्शन सी भाषाओं के साथ, ऑप्शन डी दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित के साथ। तो देखिए, संघ राज्य और समवर्ती सूची यानी कि 8वीं सूची अनुसूची का संबंध जो है भाषा से संबंधित है। दल बदल 10वीं अनुसूची है, सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा है। भाषा में 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान जब निर्माण हुआ था उस समय कितने भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। बाद में संशोधन करके और भी भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें अभी फिलहाल में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य का गठन किया गया। ठीक है, और भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन ए अनुसूची 1, ऑप्शन बी अनुसूची 7 राज्य सूची, और जो है ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, और ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो आप लोगों को पता ही है कि आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य का तेलंगाना का गठन जब हुआ 2014 में, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बनता है। तो तो आप लोगों को पता ही है कि अनुसूची 1 क्या कहता है? राज्य, और अनुसूची 1 में राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख जो है अनुसूची 1 में है। तो अनुसूची कौन सा हो जाएगा? ए होगा। ठीक है, राज्य में परिवर्तन। ठीक है,
फिर उसके बाद नए क्षेत्रों का निर्माण या फिर अलग राज्य का निर्माण भी उसी एक ही अनुसूची के तहत किया जाता है, अनुसूची 1 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान की छठी अनुसूची। संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो संविधान की छठी अनुसूची किस में नहीं होती है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में, ऑप्शन डी मणिपुर में। तो संविधान की छठवीं अनुसूची जो है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये 3 राज्यों में उल्लेख है छठवीं अनुसूची में, और मणिपुर आंसर होगा। मणिपुर में छठी अनुसूची में मणिपुर का उल्लेख नहीं है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड का भी उल्लेख है, लेकिन मणिपुर का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो मणिपुर आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मणिपुर। ठीक है, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के अनुसूची तथा उनसे संबंधित विषय कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश से, सही, ठीक है। ऑप्शन ए, ये भी सही है। ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग एवं, नहीं, ये गलत है। तो ये जो है आंसर गलत होगा, क्योंकि द्वितीय अनुसूची में क्या है? वेतन से संबंधित है। ठीक है, वेतन से संबंधित है। इसमें क्या दिया? निर्वाचन आयोग के बारे में दिया है। नहीं, तो ये गलत है। निर्वाचन आयोग की ऐसे बात करें तो ये निर्वाचन आयोग का गठन जो है 25 जनवरी 1950 को होता है, और आर्टिकल जो है निर्वाचन आयोग का 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये सप्तम अनुसूची में केंद्र राज्य शक्ति का बंटवारा सही है। 10वीं अनुसूची ये भी सही है, लेकिन ये जो है गलत है। द्वितीय अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है, वेतन भत्ते पेंशन वगैरह जो है द्वितीय अनुसूची में, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है, तो ऑप्शन ए पंचायती राज, ऑप्शन बी नगरपालिका, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। और कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो दोस्तों, आज का सेशन आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF फाइल अगर प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। ठीक है, उस पर आप लोग क्लिक करके PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो सेशन पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।